हेलो क्लास 11th, वेलकम टू जनेत गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं इक्विलिब्रियम को एंड दिस इज आवर लेक्चर नंबर 4। सो इससे पहले हमारे 3 लेक्चर आ चुके हैं एंड मेक श्योर कि आपने वो तीनों के तीनों लेक्चर देखे हैं, राइट? तभी आपको लेक्चर नंबर 4 समझने में आसानी होगी। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का ये शानदार सा लेक्चर जिसमें हम कुछ नया सीखेंगे, राइट? एंड जो भी हम आज की क्लास में सीखेंगे ना, ये आपको क्लास 12th में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, ठीक है? बट उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या चीजें पढ़ी थी। तो केमिकल इक्विलिब्रियम का हमने रिवर्सिबल रिएक्शन लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। ये सारी चीजें हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं और आज की क्लास हमें शुरू करनी है केसी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। क्या होता है केसी, क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसके बारे में बात करेंगे। देखो कैसे केसी पॉइंट निकाले हम, है ना? कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, देखो कांस्टेंट नाम से क्या पता चल रहा है भाई कि कुछ चीजें जो है वो फिक्स है ना? कांस्टेंट से हमको क्या पता चल रहा है? कांस्टेंट से हमको ये पता चल रहा है कि कुछ चीजें यहां पे फिक्स है, ठीक है? सो इक्विलिब्रियम के बारे में तो देखो हमको पता है कि अगर a प्लस बी से हमने c प्लस डी बनाया, है ना? a प्लस बी से हमने c प्लस डी बनाया तो एक पॉइंट पे आने के बाद इक्विलिब्रियम आ जाएगा, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, और फिर वही बैकवर्ड रिएक्शन में भी होना स्टार्ट हो जाएगा। दैट इज इक्विलिब्रियम, ठीक है? इसको हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कहते हैं। 2 साइंटिस्ट थे, ठीक है? साइंटिस्ट का नाम था गुल्डबर्ग एंड वेगे, ठीक है? उन्होंने हमको क्या बताया? उन्होंने हमको ये बताया कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। क्या ये चीज समझ में आई? मैंने क्या बोला है? यस क्या ये चीज आपको समझ में आई है कि प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट, ये क्या बोल दिया है ना? ये क्या बोल दिया? सो लिखूंगी तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? गुल्डबर्ग एंड वेगे नाम के साइंटिस्ट थे। गुल्डबर्ग एंड वेगे सेज दैट कि जो भी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो किसके इक्वल हो जाएगा? यस, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is directly proportional to the product of, प्रोडक्ट मतलब यहां पे मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है? प्रोडक्ट का मतलब क्या है यहां पे बेटा? प्रोडक्ट का मतलब है यहां पे मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए एंड बी एंड दिस इज एक्टिव मास। ये जो आपको एरो दिख रहा है ना, ये पहले के टाइम पे एक्टिव मास कहा जाता था इसको, और अब के टाइम पे हम इसको कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अब के टाइम पे हम इसको कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। पर मैम रेट का मतलब समझ में नहीं आया, है ना? रेट का मतलब समझ में नहीं आया। सो रेट इज कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, ठीक है? और कॉन्सेंट्रेशन अपॉन वॉल्यूम, नॉट टाइम, ठीक है? रेट हमारा यहां पे क्या कहलाएगा बेटा? यस, रेट हमारा यहां पे क्या हो जाएगा? टाइम ही, ठीक है? ओके, रेट इज कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? जैसे कि हम मोलैरिटी के बारे में बात करें, मोलैलिटी के बारे में बात करें, सो बेसिकली ये चीज हमको क्या बताती है? ये हमें कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बताती है। किसके बारे में बताती है बेटा? कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बताती है, ठीक है? सो कॉन्सेंट्रेशन इज नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम। अगर आपसे कोई पूछे कि मोलैरिटी का फॉर्मूला बता दो, आप क्या बोलोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन लीटर, है ना? तो गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज इन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो n, ठीक है? तो एक्टिव मास क्या कहलाता है? वही तो है, एक्टिव मास इज
नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। एक्टिव मास यहां पे क्या है, एक्टिव मास इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। एक्टिव मास हमारा नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा। और एक चीज तो इन्होंने हमको क्या बता दी, एक चीज इन्होंने हमको ये बताई है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ और प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, इतनी चीजें हमको यहां से पता चल गई है। सो दिस इज द फॉरवर्ड रिएक्शन। क्योंकि हम इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर रहे हैं तो बैकवर्ड रिएक्शन भी होना चाहिए, यस और नो। क्योंकि हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर रहे हैं बेटा, बैकवर्ड रिएक्शन भी होना चाहिए। तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू दी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट का मल्टीप्लीकेशन हमारा क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो यहां से इन्होंने बोल दिया है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यहीं पे लिख लेते हैं ना, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी एंड डी, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, इज डायरेक्टली इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। क्या इतना क्लियर है, यस क्या इतना क्लियर है ना। अब देखो, जैसे ही आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे एक कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे यहां पे क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा। और वो कांस्टेंट क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन है तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, के एफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे हमारा क्या है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है तो इसको हम के एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज द कांस्टेंट, है ना। और बाकी जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी था वो एज इट इज रहेगा। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी एंड डी, तो के एफ ए बी इज इक्वल टू के बी सी डी, के एफ अपॉन के बी इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ सी एंड एक्टिव मास ऑफ डी अपॉन एक्टिव मास ऑफ ए एंड एक्टिव मास ऑफ बी, राइट। क्या इतना समझ में आया है, ये कैसे कर दिया हमने। KF एंड KB इज द नॉट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इट्स अ कांस्टेंट। जैसे ही हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, ठीक है, जैसे ही हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन KF आ गया, फॉर बैकवर्ड रिएक्शन इट्स KB, ठीक है। अब KF और KB जो है इज इक्वल टू KC, मतलब KF और KB को हम KC मान के चलते हैं, मतलब इतना बड़ा वैल्यू ना लेके, इतनी सारी ना लिख के हम डायरेक्टली इसको KC लिख देते हैं। सो KC इज द रेशियो ऑफ KF एंड KB, KC इज द रेशियो ऑफ KF एंड KB, राइट। यहां पे देखो, KF और KB के रेशियो को हम क्या बोल देंगे, KC बोल देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा KC इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ C and एक्टिव मास ऑफ D अपॉन एक्टिव मास ऑफ A and एक्टिव मास ऑफ B। यहां पे क्या ये चीज समझ में आई, यस क्या ये चीज समझ में आई। KF और KB को हमने यहां पे क्या चीज लिख दिया है, KF और KB यहां पे हमारा KC कहलाएगा। KC होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या होता है KC, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एंड ये जो पूरा टर्म है दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखो यहां पे, KC इज इक्वल टू CD अपॉन एक्टिव मास ऑफ A एंड एक्टिव मास ऑफ B।
ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, उसमें दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये हमारा हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। क्या ये चीज क्लियर है, विजिबल है? यस, आया समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है, बट नॉट द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, अभी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नॉट द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। क्यों करेक्ट नहीं है? क्यों करेक्ट नहीं है? उसके लिए एक चीज है, ठीक है, यहां पे देखो, समझो क्यों करेक्ट नहीं है ये, उसके बारे में हम बात करते हैं। ओके, हो ये रहा था, ठीक है, यहां पे क्या हो रहा था बेटा? हो ये रहा था कि जब भी हम केसी निकालेंगे, ठीक है, केसी एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जो हर एक पॉइंट पे फिक्स आनी चाहिए थी। केसी हर एक पॉइंट के लिए कैसी आनी चाहिए थी? फिक्स आनी चाहिए थी। लेकिन मेरे पास अगर मैंने ये क्वेश्चन लिया है H2 प्लस I2 इक्विलिब्रियम 2HI, ठीक है, और इसका केसी हम कैसे लिखेंगे? केसी इज इक्वल टू HI अपॉन H2 प्लस और H2 प्रोडक्ट ऑफ I2, ये लिखेंगे, ठीक है, ये आना चाहिए, यस और नो। अब मान लो इसकी कुछ वैल्यू है, इसकी कुछ वैल्यू है, ठीक है, लेकिन जैसे ही अब हम इक्विलिब्रियम ये रिएक्शन को शिफ्ट कर देंगे, मतलब अभी ये रिएक्शन आ जाएगा 2HI इक्विलिब्रियम ऑफ H2 प्लस I2, तो इनकी जो वैल्यूज है वो बदल जाएंगी, बट केसी की वैल्यू तो कभी बदल ही नहीं सकती ना, ये तो कांस्टेंट है, हर एक पॉइंट पे केसी की वैल्यू सिमिलर रहने वाली है। केसी जो है उसकी वैल्यू अगर चेंज होती है कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से, तो हमारा रिएक्शन गलत है। केसी की वैल्यू हमेशा सेम होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, जितना पहले में आ रहा है उतना ही दूसरे में आना चाहिए, उतना ही तीसरे में आना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा था, बट ऐसा नहीं हो रहा था। तो यहां से फिर उन्होंने थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया, ठीक है, थोड़ा सा इसको क्या किया? मॉडिफाई किया। क्या मॉडिफाई किया? उन्होंने ये कहा कि भाई पहले तो रिएक्शन हमारा बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, बिना बैलेंस रिएक्शन किया अगर क्वेश्चन किया तो गलत होगा, तो हम कुछ नहीं कर सकते भाई, हम कुछ नहीं कर सकते, आपका रिएक्शन गलत है मतलब गलत है। तो सबसे पहले रिएक्शन को कर दो बैलेंस, चेक करो कि आपका रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। यस, दिस इज बैलेंस्ड रिएक्शन। अगर मैं यहाँ पे 2 नहीं लिखती, क्यों लिखूं मैं 2, सिर्फ HI लिख देती हूँ, तो मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। इतना हो गया, ठीक है। मास एक्शन जब आप यहाँ पे लिखते हो, उनका प्रोडक्ट लिखते हो, तो जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो एज अ पावर आ जाता है। अगर यहाँ पे HI है तो इसकी पावर 2 हो जाएगी। अब आया समझ में? वो क्या हो जाता है बेटा? वो एज अ पावर आ जाता है। अगर आप ऐसा लिखते हैं तब आपका सही जाएगा, अदरवाइज गड़बड़ी होगी। अदरवाइज क्या हो जाएगा? गड़बड़ी हो जाएगी। जैसे कि यहां पे मेरे पास है 3A प्लस 2B गिव 5C, तो इसको मुझे इसका अगर केसी निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट, Kc इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की पावर 5, या तो आप पावर 5 लिखो, मन नहीं है तो आपको C को ही 5 बार लिखना पड़ेगा, 3 4 5, और यहां पे A A A B एंड B ऐसे, या फिर शॉर्ट में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, A की पावर 3 एंड B की पावर 2। ऐसा करने से हर बार हमारा Kc जो है पावर
पहले तो रिएक्शन बैलेंस करो, जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसको एज अ कॉन्सेंट्रेशन की पावर में यूज करेंगे तो हमारा Kc का वैल्यू फिर बराबर आएगा। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रोडक्ट मल्टीप्लाई द एक्टिव मास, जो प्रोडक्ट है ठीक है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके एक्टिव मास में ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एंड raise the power their stoichiometric coefficient divided by the product of active mass of a chemical reaction. Reaction raised to the power their stoichiometric coefficient have a constant value. तो इतना आपको जो लिखा है सिंपल शब्दों में मैं आपको बता देती हूं कि क्या लिखा हुआ है। आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है, आप पहले ये चेक करेंगे कि क्या वो क्वेश्चन आपका बैलेंस्ड है, क्या वो इक्वेशन जो भी आपको दी गई है क्या वो बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड अगर नहीं है तो पहले बैलेंस करो, फिर Kc निकालते वक्त कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऊपर आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नीचे आएगा। जो भी आपने बैलेंस करते समय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगाया है वो एज अ पावर आ जाएगा, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट के पावर में आ जाएगा, रिएक्टेंट का रिएक्टेंट के पावर में आ जाएगा। क्लियर? बता दो जल्दी जल्दी, क्या इतना क्लियर है? क्या इतना क्लियर है? एक क्वेश्चन करें फिर, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारे पास है NH3, NH3 का रिएक्शन किसके साथ करा दिया है, ऑक्सीजन के साथ करा दिया, क्या बन जाएगा NO2 प्लस H2। अब इस रिएक्शन को कर दो बैलेंस, ठीक है, अब इस रिएक्शन को कर दो बैलेंस। 4 3 जा 12 तो 6 और 4 2 जा 8 4, ये रिएक्शन बैलेंस है। इसका अगर हम Kc निकालेंगे तो कैसे निकल जाएगा बेटा, Kc इज इक्वल टू NO2 की पावर 4 H2 की पावर 6 डिवाइडेड बाय NH3 की पावर 4 एंड O2 की पावर 4। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। आ गया समझ में? यस, आ गया। अब इसके लिए जो Kc की वैल्यू आएगी वो बराबर रहेगी, चाहे आप उल्टा ही क्यों ना कर दो, ठीक है, आप उल्टा ही क्यों ना कर दो। रुको, एक और चीज मुझे इसमें आपको बतानी है, ब्लैक ले लेते हैं। क्या बतानी है, देखो A प्लस बी से हमारा आया C, ठीक है, इसका जो Kc होगा वो आप क्या लिखोगे, C अपॉन A और B। अगर मैं रिएक्शन को रिवर्स कर दूं, ठीक है, अगर मैं रिएक्शन को रिवर्स कर दूं तब क्या हो जाएगा, C और A प्लस B। इसका जब आप Kc निकालोगे, ठीक है, इसका जब आप Kc निकालोगे तो कैसे बन जाएगा, A B और यहां पे C। तो बार बार ये दोबारा दोबारा ना लिखना पड़े, इसके लिए आपको एक चीज याद रखनी है। क्या चीज याद रखनी है कि भाई ये रिएक्शन ऐसी थी, उसका हमने Kc निकाल दिया, अगर रिएक्शन रिवर्स होती है तो दोबारा से इसकी वैल्यू ना लिखनी पड़े, ठीक है, अगर रिएक्शन रिवर्स होती है तो दोबारा से हमें वैल्यू ना लिखनी पड़े, हम क्या करेंगे, Kc इज इक्वल टू 1 अपॉन Kc डैश। Kc इज इक्वल टू 1 अपॉन Kc डैश। मान लो इसकी वैल्यू अगर हमारे पास 4 आ रही है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन 4, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू 4 आ रही तो इसकी वैल्यू 1 अपॉन 4 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 10 है तो इसकी वैल्यू 1 अपॉन 10 आ जाएगी। तो ये चीज याद रखनी कि जब हम रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो Kc भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, ठीक है, वैल्यू में एज सच कोई चेंज नहीं आएगा। Kc इज इक्वल टू 1 अपॉन Kc डैश या फिर वाइस वर्सा, ठीक है, क्या हो जाएगा, वाइस वर्सा। Kc डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन Kc कर दो आप। आया समझ में? क्या ये चीज क्लियर है? ठीक है, या फिर आप इसको यहां पे डैश कर दो और यहां पे सिर्फ Kc ही रहने दो। ये क्लियर? क्या ये चीज क्लियर आई है? यस, ठीक। नाउ इसके बाद हम बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में, ठीक है।
कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन होमोजीनियस इक्विलिब्रिया, होमोजीनियस इक्विलिब्रिया में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात की जा रही है। चलिए, होमोजीनियस इक्विलिब्रिया क्या होता है? होमोजीनियस इक्विलिब्रिया का मतलब, होमोजीनियस का तो देखो मतलब आपको पता है, मतलब एक ऐसी रिएक्शन, ठीक है, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें सबका फेज कैसा हो? सेम हो। रिएक्टेंट भी हमारे सारे के सारे एक ही फेज में होने चाहिए एंड प्रोडक्ट भी हमारे पास एक ही फेज में होना चाहिए। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रिया। क्या बोल देंगे? होमोजीनियस इक्विलिब्रिया। समझ में आया? यस, आ गया ना, राइट। होमोजीनियस इक्विलिब्रिया क्या है? अ केमिकल रिएक्शन in which reactant and product are in same physical state, जहां पे reactant और product का same physical state होगा in equilibrium, और उसी को हम क्या बोलते हैं? homogeneous reaction बोलते हैं at equilibrium point। ठीक है, homogeneous reaction at equilibrium point. Such reaction at equilibrium are called homogeneous reaction at equilibrium. For example, हमारे पास है SO2 प्लस O2 will give SO3, तो ये भी गैसियस फेज में है, ये भी हमारा गैसियस फेज में है, और जो SO3 आएगा वो भी हमारा गैसियस फेज में है। बस रिएक्शन को आपको बैलेंस कर देना है एंड दिस रिएक्शन इज बैलेंस, और ये हमारा इक्विलिब्रियम है। सबके सब कैसे फेज का है बेटा? सबके सब सेम फेज का है, दैट इज गैसियस फेज। ठीक है, कैसे फेज का है ये? गैसियस फेज का है ये। नेक्स्ट, CH3COO C2H5, ईस्टर ले लिया हमने। ईस्टर हमारा एक्वस फॉर्म में था, वाटर ऑफ कोर्स हमारा लिक्विड फॉर्म में होगा, एक्वस फॉर्म ही है। एंड CH3COOH प्लस C2H5OH, ये भी हमारा एक्वस फेज ही है। ठीक है, ये भी हमारा क्या है? एक्वस फेज ही है। तो when equilibrium is achieved, ठीक है, when equilibrium is achieved in a homogeneous reaction, it is called homogeneous equilibria। जब homogeneous वे में, देखो homogeneous का मतलब क्या होता है? सिंपल, अगर भाषा में सिंपल टर्म्स में हम जाने कि होमोजीनियस आखिरकार क्या होता है, तो होमोजीनियस से हमको ये समझ में आता है जहां पे यूनिफॉर्मिटी हो। यूनिफॉर्मिटी हमेशा अलग अलग चीजों से नहीं आ सकती है, सेम चीजों से ही यूनिफॉर्मिटी आएगी, राइट। सेम चीजों से ही हमको यूनिफॉर्मिटी देखने के लिए मिलेगी। तो इसीलिए अगर हम ये होमोजीनियस इक्विलिब्रिया के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे सबका फेज कैसा होना चाहिए? सिमिलर होना चाहिए। ठीक है, सबका फेज यहाँ पे कैसा होना चाहिए बेटा? सिमिलर होना चाहिए। एंड देयर इज नो सॉलिड स्टेट रिएक्शन आर ऑब्जर्व्ड। यहाँ पे हमें सॉलिड स्टेट रिएक्शन ऑब्जर्व्ड नहीं होने वाला है। या तो गैसियस फेज की हम बात करेंगे, ठीक है, अभी जो हमने बात की थी लिक्विड फेज के बारे में बात की थी, हम गैसियस फेज के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। देखो, इससे पहले कॉन्सेंट्रेशन टर्म, सॉल्यूट इतने सॉल्वेंट में डिसॉल्व है, इतने लीटर में डिसॉल्व है, इसके बारे में हमने बात की थी, जिसके लिए हमने मास एक्शन लॉ पढ़ा था। अभी बताया था लास्ट क्लास में ही कि जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है उसको हम मास एक्शन बोलते हैं, ठीक है, या फिर अब के टाइम में उसको हम कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, राइट। तो वहां पे हमने गैसेस के बारे में बात नहीं की थी, बट इन होमोजेनियस इक्विलिब्रिया वी विल टॉक अबाउट द गैसियस फेज। ठीक है, यहाँ पे हम गैसियस फेज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम किसके बारे में बात करेंगे बेटा? यहाँ पे हम गैसियस फेज के बारे में बात करेंगे। ये देखेंगे कि गैसियस फेज पे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये चीज आपको याद रखनी है कि देयर इज नो सॉलिड स्टेट रिएक्शंस आर ऑब्जर्व्ड। नाउ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट गैसियस स्टेट, अभी जो पहला रिएक्शन SO2 वाला करवाया था, SO2 प्लस O2 विल गिव SO3, वो कैसा रिएक्शन था बेटा? वो हमारा गैसियस फेज था। ठीक है,
गैसियस फेज पे क्वेश्चन करने के लिए आपको एक टर्म के बारे में पता होना चाहिए, दैट इज पार्शियल प्रेशर. सो वी यूज पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस. यहां पे हम क्या यूज करेंगे? वी यूज पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस. क्या होता है ये पार्शियल प्रेशर? आधा आधा प्रेशर, आधा से ज्यादा प्रेशर. क्या होता है पार्शियल प्रेशर? इसको समझते हैं. तो हम एक चैम्बर ले लेते हैं. ठीक है, हमने क्या किया? हमने एक चैम्बर ले लिया. चैम्बर में ना हमने अलग अलग गैस भर दी. हम इसके अंदर अलग अलग गैस भर देंगे. ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया? 3 गैस मैंने भर दी इसके अंदर, है ना? दिख रहा है, एक रेड है, एक ग्रीन है और एक ब्लू है. 3 गैस भर दी. ठीक है, गैस ए, गैस बी और गैस सी. ठीक है, ये सारे मिलके ना एक टोटल प्रेशर लगा रहे हैं एक चैम्बर पे. इसी चैम्बर पे ये सारे मिलके ना टोटल प्रेशर लगा रहे हैं. ठीक है, इस चैम्बर को सबके सब धक्का मार रहे हैं, अपना अपना प्रेशर लगा रहे हैं. ठीक, लेकिन अगर यहां पे बात की जाए कि जो गैस ए है वो कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है गिवन चैम्बर पे, वो कितना प्रेशर दे रहा है गिवन चैम्बर पे, इसके बारे में अगर हम बात करें, हमें तो नहीं पता ना. देखो, टोटल प्रेशर कितना आ रहा है ये हमको पता है. ठीक है, टोटल प्रेशर कितना अप्लाई किया जा रहा है ये हमको पता है, बट एक गैस कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है ये हमको नहीं पता. ठीक है, या हो सकता है कि सबसे ज्यादा वो प्रेशर अप्लाई कर रहा हो गैस ए, गैस बी इतना सा प्रेशर अप्लाई कर रहा हो, गैस सी इतना प्रेशर अप्लाई कर रहा हो. ठीक है, तो आधा आधा भी नहीं, आधा से ज्यादा भी नहीं. ठीक है, यहां पे पार्शियल प्रेशर का क्या मतलब है कि कंट्रीब्यूशन है. ठीक है, पार्शियल प्रेशर का क्या मतलब है बेटा? कि गैसेस ने कंट्रीब्यूशन किया टू हिट दी कंटेनर. ठीक है, उस कंटेनर को हिट करने के लिए कितना प्रेशर लगाया गया है एक गैस के द्वारा, जरूरी नहीं कि वो बराबर हो, उसको हम क्या कहते हैं? पार्शियल प्रेशर कहते हैं. सो टोटल pressure applied by a gas is equal to partial pressure of A plus partial pressure of B plus partial pressure of C. Partial pressure of A, partial pressure of B and partial pressure of C. ठीक है, समझ में आया? तो यहां पे हम एक आइडियल गैस ले लेते हैं और आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? PV इज इक्वल टू nRT. ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन इज इक्वल टू PV इज इक्वल टू nRT. P इज इक्वल टू N अपॉन V RT एंड N अपॉन V अभी बताया था रेट होता है. N अपॉन V अभी बताया था रेट होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है बेसिकली. सो कॉन्सेंट्रेशन R इंटू T. ठीक है, R क्या है? R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसकी फिक्स वैल्यू है. ठीक है, 0.0831 यूनिट पे डिपेंड करता है. इसकी यूनिट क्या हो जाएगी हमारी? इसकी यूनिट हो जाएगी हमारी बार, लीटर, पर केल्विन, पर मोल. ठीक है, आया समझ में? तो प्रेशर, अगर हमें पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना होगा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गिवन गैस इनटू R इनटू T. ठीक है, एक इक्वेशन से हम बेहतर से समझ पाएंगे. ठीक है, एक इक्वेशन की हेल्प से हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे. क्या इतना क्लियर है ना? चलो एक इक्वेशन ले लो यहां पे. ठीक है, एक इक्वेशन ले लेते हैं यहां पे, लेकिन सारे के सारे वहां पे जो फेज होने चाहिए वो कैसे फेज होने चाहिए बेटा? यस, सारे के सारे फेज यहां पे कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए. ठीक, H2 प्लस I2 वाला ले लेते हैं. H2 प्लस I2 इक्विलिब्रियम 2HI गैसियस. ठीक है, पार्शियल
H2 कितना पार्शियल प्रेशर लगाएगा? H2 कितना पार्शियल प्रेशर लगाएगा? H2RT के बराबर। कितना लगाएगा बेटा? H2RT के बराबर। ऐसे ही I2 कितना प्रेशर लगाएगा? I2RT के बराबर। पार्शियल प्रेशर ऑफ HI कितना लगेगा यहां पे? अब यहां पे ध्यान देना है, R² T² और HI2। इस तरीके से जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा वो एज अ पावर सब में आ जाएगा। ठीक है, वो एज अ पावर सब में आ जाएगा। अभी हमने पिछली क्लास में केसी के बारे में पढ़ा था, वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म था। यहां पे हम पार्शियल प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं, सो वी विल नॉट यूज केसी। हम यहाँ पे केसी टर्म यूज नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? हाँ, हम यहाँ पे केपी टर्म यूज करेंगे। कौन सा टर्म यूज करेंगे बेटा? हम यहाँ पे केपी टर्म यूज करेंगे। ठीक है, तो केपी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो पी सबस्क्रिप्ट में HI, ठीक है, की पावर 2 अपॉन P H2 एंड PI2। इस तरीके से लिखेंगे। अब क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे है, एट इक्विलिब्रियम Kp इज इक्वल टू Kc। सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम पे Kp Kc की इक्वल होगा, बाकी किसी पॉइंट पे भी Kp Kc की इक्वल नहीं होने वाला है। ठीक है, Kp क्या है? अभी बताया था क्या होता है Kp। यस, व्हाट इज Kp? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ गैस, है ना, विथ कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ गैस। ओके ओके, क्या इतनी चीज समझ में आई है ना? लिख लेते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट equilibrium constant of gas at pressure P। ठीक है, at pressure P। आया समझ में? आया समझ में। and Kp is not equal to Kc at all the time। ठीक है, Kp is equal to Kc नॉट ऑल टाइम। हर वक्त ये चीज हमें नहीं देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, हर वक्त ये चीज हमको नहीं देखने के लिए मिलेगी। क्या इतना क्लियर है? ठीक है, क्या इतना क्लियर है? ऐसे ही हम डिफरेंट गैसेस के लिए इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं, बट Kp Kc कब इक्वल होता है बेटा? एक ही पॉइंट पे इक्वल होगा, एट इक्विलिब्रियम। बाकी उसके अलावा क्या पता Kp ज्यादा हो जाए Kc कम हो जाए, क्या पता Kc ज्यादा हो जाए Kp कम हो जाए, ये चीजें पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, अमोनिया का फॉर्मेशन करें, वो भी गैसियस फेज में ही होता है। सो H2N2 इक्विलिब्रियम NH3, यहां पे 2 आ जाएगा और यहां पे 3 आ जाएगा। ठीक है, यहां पे 2 आ जाएगा और यहां पे 3 आ जाएगा। सबसे पहले आप मुझे खुद इसका वो लिख के बताएंगे कि इसका Kp हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, लिखा? यस, लिख लिया मेरे ख्याल से। क्या लिखा है सबसे पहले? क्या लिखा है आपने? प्रेशर N2 क्या हो जाएगा यहां पे हमारा? Pn2 RT। प्रेशर नहीं, यहां पे N कुछ तो गड़बड़ हुआ है। यस, N को मैंने H बना दिया, H को मैंने N बना दिया। वाओ वाओ, यहां पे 3 आएगा। ठीक है, सो PH2 का 3, R3 T3, R NH3 क्या हो जाएगा? P
NH3 है ना, PNH3 की पावर 2, R2 और T2. सो Kp इज इक्वल टू, देखो वहां पे क्योंकि अभी मैं बताती हूं, यहां पे हमने RT क्यों नहीं लिखा, रुक जाओ, क्योंकि वो दोनों कट जाता बेटा, दोनों कट जाता, इसलिए किसी की इक्वल था. आप चाहो तो लिख लो, यहाँ पे हमारा R2 T2 और यहाँ पे इसका RT इसका RT, तो ये भी हमारा R² T² से कट जाता, तो Kp और Kc इक्वल था. बट इन दिस केस हम क्या देखेंगे, Kp इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर R² T² अपॉन प्रेशर ऑफ N2 RT प्रेशर ऑफ H2 R³ T³. तो यहां से देखो ये दोनों तो चला जाता, यहां से 2 बचता, यहां से भी 2 बचता, और ये पूरा कट जाता, तो ये बच जाता हमारा PNH3 अपॉन PN2 PH2 R2 T2. ठीक है, और इसको हम कैसे लिखते हैं, PNH3 अपॉन PN2 और PH2 R2 माइनस और T2 माइनस. क्या ये कहीं से भी Kc के बराबर हो सकता है? Kc में तो ये चीज आती ही नहीं है, Kc में तो R और T आता ही नहीं है, मतलब ये इक्विलिब्रियम ये Kc पे नहीं है. ठीक है, ये हमारा Kc की इक्वल नहीं है. इस टाइम Kp इज नॉट इक्वल टू Kc. इस पॉइंट पे Kp जो है वो Kc की इक्वल नहीं है. आया समझ में? क्या ये चीज समझ में आई है कि इस पॉइंट पे Kp जो है वो Kc की इक्वल नहीं है? ओके, क्या इतना क्लियर है? चलो एक और रिएक्शन से समझते हम, एक और रिएक्शन. ठीक है, NO प्लस O2, ये भी हमारा गैसियस है, ये भी हमारा गैसियस है. एट इक्विलिब्रियम पॉइंट यहां पे हमें 2NO2 मिलेगा. क्या रिएक्शन हमारा बैलेंस है? क्या रिएक्शन हमारा बैलेंस है? 4 हमारे पास ऑक्सीजन है, 2 ही नाइट्रोजन है हमारे पास. अब रिएक्शन हमारा बैलेंस है. सबसे पहले इसके लिए Kc निकालो. ठीक है, सबसे पहले इसके लिए हमें Kc पता है, हमें Kp फाइंड आउट करना है. क्या Kc की हेल्प से, क्वेश्चन है, क्या Kc की हेल्प से हम Kp फाइंड आउट कर सकते हैं? हमें कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, हमें Kp निकालना है, तो कैसे करेंगे? पहले Kc निकाल लो. NO2 की पावर 2 अपॉन NO की पावर 2 O2, ये हमारा क्या हो गया? Kc है. नाउ फाइंड Kp व्हेन P is not given but concentration is given. ठीक है, फाइंड Kp when pressure is not given but concentration is given. ठीक है, हमें प्रेशर यहां पे गिवन नहीं है, बट हमें यहां पे क्या चीजें गिवन है बेटा? हमें यहां पे कॉन्सेंट्रेशन गिवन है. प्रेशर गिवन नहीं है, बट यहां पे हमें कॉन्सेंट्रेशन गिवन है. तो कैसे निकालें? कैसे निकालेंगे? जैसे PNO ऐसे निकालते थे हम अभी सबका. ठीक है, PNO कैसे निकालेंगे हम? प्रेशर ऑफ NO की पावर 2 R2 T2, PO2 is equal to PO2 RT, PNO2 is equal to PNO2 R² T². क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? जल्दी देख लो भाई, क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? फटाफट से देख के मुझे बताएंगे यस और नो.
क्या इतनी चीजें क्लियर है? यस और नो? हमें केसी गिवन था, हमें प्रेशर नहीं गिवन है, बट हमको केपी निकालना है. हाउ वी कैन कैलकुलेट दी केपी? हम यहां से केपी कैसे निकालेंगे? अब आप कर पाओगे? सोच लो जल्दी जल्दी जल्दी. क्या अब आप कर पाएंगे यहां पे? यस. केपी क्या हो जाएगा बेटा? क्या हो जाएगा केपी? इसको पता है हम कैसे लिखते हैं? Kp इज इक्वल टू NO2 की पावर 2, NO की पावर 2 एंड O. यहां पे हमारा RT डेल NG हो जाएगा. क्या हो जाएगा? RT डेल NG. थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़कर आए हैं, थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़कर आए हैं. या फिर डेल NG, सिर्फ डेल लिख लो, आई मीन डेल N लिख लो. N इज द, डेल N क्या है? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट. ठीक है, डेल N क्या है? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट. हटा दो N. स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट. प्रोडक्ट में कितना है चेक करो? 2. रिएक्टेंट में कितना है? 2 + 1 3. सो 2 - 3, तो डेल N आया है हमारा -1. सो Kp इज इक्वल टू NO2 की पावर 2, NO की पावर 2 O RT -1. ठीक है, क्या लिख देंगे हम? RT -1. आया समझ में? तो जब हमें केसी गिवन हो और हमें केपी निकालना हो तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, हमें जब केसी गिवन हो, केपी निकालना हो, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. क्या इतनी चीजें समझ में आई हैं? ये अभी आज की क्लास में ना हमने पूरी चीजें किसके लिए पढ़ी हैं? होमोजीनियस इक्विलिब्रिया के बारे में पढ़ी है. किसके बारे में पढ़ी है बेटा? होमोजीनियस इक्विलिब्रिया के बारे में पढ़ी है. नाउ इन नेक्स्ट क्लास हम हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया को पढ़ेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया को पढ़ेंगे. ओके, सो आज की क्लास के लिए इतना काफी है. बाकी का डिस्कशन हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में. ओके, तो आज की क्लास यहीं पे करते हैं हम समाप्त. पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए साथ ही साथ. कोई भी डाउट होता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप ग्रुप पे पूछ सकते हैं. ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. अब बाकी बातें होंगी नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू सो मच एंड बाय बाय एवरीवन. टेक केयर.